चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज है एपिसोड 4। ठीक है, जिसमें हम PYQ के द्वारा क्या कर रहे हैं, पूरे जीएस का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी का लेक्चर है जिसमें वर्ल्ड और इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि रिवीजन सीरीज है। और अभी हाल फिलहाल में जो भी आयोग द्वारा यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी एग्जाम कराए गए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन, व्याख्या और आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, क्योंकि जब अब जो आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है वो अप्लाइड पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ फैक्चुअल वन लाइनर रट के आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, खासकर आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बात करें तो। इसलिए पेशेंस के साथ जो है क्लास को देखिएगा। बहरहाल क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पेज पर मिल जाएगी। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं दोनों को, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और क्लासेस पसंद आ रहे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 2018 में कुछ क्वेश्चन बचे थे। इसके बाद 2019 के हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ये लेक्चर फिर से बोल रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछा है 2018 से। ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन 1 तमिलनाडु, बी गोवा, सी केरला, डी महाराष्ट्र। अगर बात करें ऑथेंटिकेट डाटा की, ठीक है, तो इसमें इलायची और काली मिर्च में कोई एक राज्य जो है, जैसे केरला की बात करें तो इलायची में नंबर 1 पर है। ठीक है, लेकिन काली मिर्च में कर्नाटका नंबर 1 पर है। लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन का कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम केरला लगाएंगे। ठीक है, वैसे अगर काली मिर्च की बात करें तो केरला जो है सेकंड स्थान पर है काली मिर्च के उत्पादन में, वहीं इलायची के उत्पादन में केरला पहले स्थान पर है। तो अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया, 2018 में पूछा गया है। क्या ऐसा है कि बाद में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा या इससे संबंधित जो डाटा है पूछे नहीं जाएंगे? तो इसी को देखते हुए हम और जो संबंधित जो मसालों संबंधित डाटा है, एग्रीकल्चर संबंधित डाटा, उनको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इससे आपको एक चीज़ 2 बार पढ़नी नहीं पड़ेगी और आपको अंदाजा भी हो जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर बात करें कार्डमम की, बात करें इलायची की बात करो, सबसे पहले स्थान पर केरला आता है, दूसरे स्थान पर सिक्किम। ठीक है, यानी साउथ इंडिया में जो है आप देखेंगे तो एक ही राज्य है जो पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान पर इलायची का उत्पादन आप देखेंगे सिक्किम में, तीसरे स्थान पर नागालैंड में, चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। इसके बाद आता है कर्नाटक का नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखिए कि इलायची के उत्पादन में आप देखें केरला के बाद सिक्किम का नंबर, उसके बाद नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। वहीं काली मिर्च की बात करें, काली मिर्च जो है पहले स्थान पर आप देखें कर्नाटका का, दूसरे स्थान पर केरला का आ जाएगा, तीसरे स्थान पर असम, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद अगर लौंग उत्पादन की बात करें तो लौंग उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तमिलनाडु है, सेकंड पर कर्नाटका है, थर्ड पर केरला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डाटा याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे हल्दी के उत्पादन पूछा जाए, हल्दी के उत्पादन में, ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा जो एग्रीकल्चर साइट से मिला है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो तेलंगाना पहले स्थान पर है, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर आपको कर्नाटका और फोर्थ पर तमिलनाडु मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें वहीं कोकोवा की बात करें, ठीक है, यानी कॉफ़ी की बात करें तो आप देखेंगे पहले स्थान पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश आ जाएगा, सेकंड पर केरला, थर्ड पर कर्नाटका, फोर्थ पर आप देखेंगे तमिलनाडु। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जो कॉफ़ी या कोकोआ का उत्पादन करते हैं। ठीक है, कुछ और कॉफ़ी के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कॉफ़ी के बागान की बात करें तो भारत में इन 4 राज्यों के अलावा भी कुछ अन्य राज्य हैं जो कम मात्रा में लेकिन कॉफ़ी का उत्पादन है। कॉफ़ी के बागान आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, देखने को, असम में देखने को मिलेंगे, त्रिपुरा, उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में तो मिलेंगे ही। ठीक है, तो आपको जानना है कि इन 3 राज्यों के अलावा भी और राज्यों में जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें, अराकू वैली में जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, कर्नाटका, केरल, इन सब की बात कर ही चुके हैं। और कॉफ़ी के उत्पादन में आप देखेंगे तो भारत के कुल कॉफ़ी उत्पादन का 70% कहाँ से उत्पादन होता है, कर्नाटका से होता है। ठीक है, भारत में 2 किस्में जो है कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, अरेबिका और रोबिस्टा। ठीक है, अरेबिका की क्या विशेषता है, अरेबिका अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है, इसकी सुगंध के कारण इसका बाजार मूल्य अधिक होता है। ठीक है, रोबिस्टा की बात करें, इसकी क्षमता है तो इसे जाना जाता है इसके जिसका विभिन्न मिश्रणों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कॉफ़ी कहाँ की मूल फसल है या क्रॉप है तो आपको जानना आरंभ में से यमन से लाया गया था। ठीक है, अरेबिका किस्म। ठीक है, कॉफ़ी की बात करें। वहीं अगर बात करें भारतीय कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। ठीक है,
और इसका केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो पहले स्थान पर कॉफी के उत्पादन में कहवा के उत्पादन की, कोकोवा के उत्पादन की बात करें तो ब्राजील पे है। सेकंड नंबर पर वियतनाम आएगा, थर्ड पर कोलंबिया, फोर्थ पर इंडोनेशिया। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कॉफी उत्पादन में ये क्रम दे देगा आपको, इसमें पूछ लेगा। तो ब्राजील पहले स्थान पर, सेकंड पर वियतनाम, थर्ड पर कोलंबिया, फोर्थ पर इंडोनेशिया। इंडिया का स्थान देखेंगे तो ये लगभग 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कॉफी की बात करें तो चाय की बात, चाय रिवीजन कर लेते हैं। तो चाय की बात करें, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। ठीक है, जिसका आप देखेंगे 83% देखेंगे तो अधिकांश जो है असम से होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, असम घाटी और कछार जो है असम के 2 चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो डुवार्स, तराई, दार्जिलिंग के 3 प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, और देखेंगे इसके अलावा भारत के दक्षिणी भाग की बात करें, देश के कुल उत्पादन का 17% जो है दक्षिणी भाग में भी चाय का उत्पादन होता है, जिसमें आप देखेंगे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जो है प्रमुख राज्य हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि चाय उत्पादन के एरिया दिया गया था किसमें कौन कौन से राज्य शामिल है। तो यहाँ पर सारी लिस्ट दी गई है, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इसके अलावा वेस्ट बंगाल से काफ़ी होती है। असम के अलावा जो डार्क है वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और जो लाइट कलर है वहाँ पर लीस्ट प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो भी आते हैं कॉफ़ी और टी प्रोडक्शन के एरिया में आते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे चाय का उत्पादन होता है, उत्तराखंड में भी। ठीक है, बिहार के कुछ हिली एरिया में होता है, सिक्किम में होता है। ठीक है, असम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो भारत दुनिया का शीर्ष चाय खपत करने वाला देशों में से एक है, जहाँ पर जो चाय जो प्रोडक्शन होता है 80% जो है वो घरेलू आबादी उसको यूज कर ले जाती है। ठीक है, अगर वहीं भारत व श्रीलंका में काली चाय की बात करें, चीन और जापान में हरी चाय, और ताइवान में ओलांग चाय प्रसिद्ध है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय चाय विश्व में सर्वोच्च कोटि की होती है। ठीक है, चाय के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चीन प्रथम स्थान पर आता है उत्पादन में, परंतु उत्पादन के दृष्टि देखा जाए तो भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। यानी एरिया वाइज आप देखेंगे, क्षेत्रफल वाइज तो चाय के एरिया में जो है चीन प्रथम स्थान पाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो प्रोडक्शन में जो है भारत प्रथम स्थान पर आएगा। ठीक है, श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका जो है विश्व का सबसे बड़ा 27% जो है अपना जो है वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड करता है, निर्यातक है। ठीक है, इसके बाद केन्या का नंबर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यूएसए की बात करें, यूएसए इसका सबसे बड़ा क्या है? आयातक है। ठीक है, चाय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है हर साल जो है 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय भारत में बात करें, टी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। इसके अलावा वर्तमान में टी बोर्ड के 2 अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं, दुबई और मॉस्को में स्थापित किए गए हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे सोयाबीन के उत्पादन पूछा जाए, सोयाबीन के प्रोडक्शन में सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश का नंबर, उसके बाद महाराष्ट्र का, तीसरा राजस्थान का, फोर्थ आ जाएगा कर्नाटका का। ठीक है, इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 10वें स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश का नंबर। ध्यान रखिएगा, पहला स्थान आपको ध्यान रखना, पहला स्थान जो है मध्य प्रदेश का, सेकंड जो है महाराष्ट्र का आता है। कपास उत्पादन में आपसे पूछा जा सकता है, कपास उत्पादन सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? गुजरात में, उसके बाद तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन होता है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे गन्ने के उत्पादन पूछा जाए, गन्ने के उत्पादन सबसे पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? गन्ना आप देखेंगे तो गन्ना आप देखेंगे वैसे क्यूबा में होता है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चीनी उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। बनाना की बात करें, केला उत्पादन में तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, गुजरात तीसरे स्थान पर, तमिलनाडु चौथे स्थान पर है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ क्लास देखिएगा, ये नहीं कि क्लास बंद कर दे थोड़ी देर बाद। अगर यहाँ से डाटा पूछ लिया गया ना तो आप फैक्चुअल जानकारी भी मिलान के संदर्भ में आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखिए स्टेट दिया गया, हाईएस्ट पीक दी गई है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, केरला, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु दिया गया है। इसमें दोदाबेट्टा, नंदा देवी, अनाईमुडी, सारामती आपको मिलान करना है। ठीक है, तो 2018 में पूछा गया, ऐसा नहीं कि बाद में ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो आपको पता होगा, सबसे पहले अगर आप इसमें 1-2 माउंटेन जानते होंगे तो आप मिलान कर लेंगे। सबसे पहले आप नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और सारामती आपको नागालैंड में मिल जाएगा।
ठीक है, ये बातें हो गई। तारामती आपको कहाँ मिलेगा? तारामती आपको नागालैंड में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें डोडा बेट्टा की, तो डोडा बेट्टा आपको कहाँ मिलेगा? ये तमिलनाडु मिल जाएगा। ठीक है, केरला में आपको अनाईमुड़ी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पीक दी गई है। तो अगर साउथ इंडिया के प्रायद्वीपीय भारत सबसे हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना अनाईमुड़ी है। ठीक है, और ये है डोडा बेट्टा की लोकेशन। तो यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज आपको हाईएस्ट पीक दिखेगा। अगर आपको फिजिकल मैप में ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर देखिए अनाईमुड़ी आपको केरला में मिल जाएगा, डोडा बेट्टा यहाँ पर लोकेशन है तो ये तमिलनाडु मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर स्टेट वाइज जो है आपको लोकेशन दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं तो अगर आर ओ का एग्जाम आपने दिया होगा तो उसमें जो है पासेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा पासेस देख लेते हैं। तो जैसे अगर बात करें, सबसे पहले आएगा कौन सा? थाल घाट। थाल घाट किसको किसको जोड़ता है? नासिक को देखेंगे तो ये आ जाएगा मुंबई को जोड़ता है। उसके बाद आ जाएगा भोर घाट। भोर घाट देखेंगे पुणे को देखेंगे तो मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, भोर घाट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा पाल घाट। पाल घाट गैप की बात करें, पाल घाट गैप यहाँ पर है, ये किसको जोड़ता है? पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, पलक्कड़ आपको कहाँ मिलेगा? केरला। कोयम्बटूर आपको मिलेगा तमिलनाडु। फिर आ जाएगा सेनकोट्टा। सेनकोट्टा गैप आप बात करें, सेनकोट्टा का देखिए मदुरई को त्रिवेंद्रपुरम से जोड़ता है। ठीक है, तो इसी संबंधित देखेंगे इस बार के आर एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रे हैं जिन्हें घाट कहा जाता है, तो उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको बताना है। ए बी सी डी ऑप्शन दिया था, तो अब पहले कौन सा आएगा? पहले आप देखिए थाल घाट आएगा, फिर भोर घाट, फिर आएगा पाल घाट, सबसे लास्ट में कौन आता है? सेन घोटा। लेकिन इसमें आपस तीन ही होता है, पूछा है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो इसमें कहाँ है? थाल, भोर, पाल। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसे पासेस हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट करता है, तो ऐसे जो है पर्वतों के नीचे ये पासेस बनाए गए हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। नीचे आ जाएगा सेनकोट्टा, तो इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। वहीं पीक की बात करें तो जहाँ तक हमने नंदा देवी की बात की, तो नंदा देवी का आपको कहाँ मिलेगा? नंदा देवी आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा, ग्रेट हिमालय पर। ठीक है, एक नंदा देवी होता है, दूसरा नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत जो है आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। ठीक है, ये नंगा पर्वत और ये नामचा पर्वत, इस दोनों को देखेंगे तो ये ग्रेट हिमालय को जो है जोड़ता है। ये इसका ईस्टर्न पॉइंट है, ये इसका वेस्टर्न पॉइंट है। ठीक है, वहीं कंचनजंगा की बात करें, कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप देखेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो ग्रेट हिमालय पर कौन कौन से है, तो ये सब कहाँ है? ये सब आपको मिलेगा नेपाल में, मकालू और छोयू, गौरीशंकर, गणेश, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा नेपाल में। ठीक है, कुरमांधाता भी आपको जो है देखेंगे तो यहाँ आपको नेपाल में मिल जाएगा। माउंट कैलाश आपको मिलेगा तिब्बत में। ठीक है, माउंट कामेत आपसे पूछा जाए, कामेत माउंट आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और केटू की बात करें तो केटू आपको जो है ये लद्दाख रीजन में और जम्मू कश्मीर के बीच आपको सियाचिन ग्लेशियर की नॉर्थ में मिल जाएगा। ठीक है, वहीं आपसे सारामती की बात कर रहे थे, सारामती देखें नागालैंड के पास स्थित है। ठीक है, पटकई बूम के पास आपको सारामती मिल जाएगा। नामचा बरवा यहाँ है। ठीक है, ब्लू माउंटेन आप देखेंगे तो मणिपुर में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम कुछ पासेस को देख लेते हैं, जैसे हमने प्रायद्वीपीय भारत को पासेस को देखा, वैसे हम लोग हिमालय के पासेस को देख लेते हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पासेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ इसमें देखिए जम्मू कश्मीर के पासेस दिए गए हैं, फिर हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के। ठीक है, फिर इसमें आ जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न पासेस दिए गए हैं, तो इनको हम डिटेल में अभी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में पासेस के नाम पहले देख लेते हैं, फिर इसको जो इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो जम्मू और कश्मीर लद्दाख की बात करें तो इसमें आ जाएगा, चलिए सबसे पहले बनिहाल पास, फिर पंजाल पास, जोजिला टनल। ठीक है, बुर्जिला, खारदुंगला। ठीक है, और इसके बाद इधर आ जाएंगे तो मिंटका पास। ठीक है, तो इसमें अगिल अहिल पास भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद लनकला पास, पेंसिला, चांगला, इमसला पार्क। तो ये सब कहाँ मिलेगा? ये आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख के रीजन मिलेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पास है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अघिल पास को डिस्कस करते हैं। तो ये आपको केटू के कहाँ मिलेगा? नॉर्थ में मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता रहता है, ठीक है। तो ये लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है अगिल पास, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया अगिल पास कहाँ है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट पास क्या है, खारदुंगला। खारदुंगला की बात करें तो ये आपको देखेंगे इसके नियर आपको मिल जाएगा लेह टाउन लद्दाख रेंज के पास, ठीक है, ठीक है। और कई लोग मांगते हैं कि खारदुंगला जो है हाईएस्ट मोटरेबल जो है पास है, लेकिन ऐसा नहीं। उमलिंगा जो है ये हाईएस्ट मोटरेबल जो है पास है, ठीक है। और ये जो खारदुंगला पास है ये जो है गेटवे है सयोक और नुब्रा वैली का, ठीक है। यहाँ से जो है आप नुब्रा और सयोक जा सकते हैं, ठीक है। और 150 किलोमीटर अवे है सियाचिन ग्लेशियर से ये जो है खारदुंगला पास। तो इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पासेस की बात करें तो नेक्स्ट पासेज आया पीर पंजाल। पीर पंजाल पासेस की बात करें तो ये जम्मू को वैली ऑफ जो कश्मीर है उससे जो है कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बनिहाल पास। बनिहाल पास या जिसे आप देखेंगे रीनेम किया गया जवाहर टनल के रूप में, ठीक है। तो ये जो है आप देखेंगे जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ये आपको पता चल गया बनिहाल पास, जिससे जवाहर टनल के रूप में भी जानते हैं, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे जोजिला टनल। जोजिला टनल की बात करें तो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, ये लेह टाउन को जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर कारगिल होते हुए लेह टाउन को जोड़ता है। तो ये चीज़ें जान रखना, जोजिला टनल की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पासेस की बात करें तो आ जाएगा पेंसिला। पेंसिला की बात करें तो आप देखेंगे लगभग दिसंबर से मई तक वहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता रहता है। अभी तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन वैसे हैवी स्नोफॉल होता रहता है तो क्लोज रहता है। वैसे देखेंगे तो ये जो है देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट रूट है, देखेंगे तो कश्मीर वैली एंड कारगिल को लेकर जो है कनेक्ट करने को लेकर ये एक इम्पॉर्टेंट रूट है। अभी हाल ही में देखेंगे कई बार न्यूज़ में रहता है कि विश्व का सबसे हाईएस्ट जो है कह सकते हैं पुल या भारत का सबसे हाईएस्ट पुल बन रहा है कहाँ पर, चिनाब पुल बन रहा है चिनाब रिवर पर, ठीक है। तो ये देखेंगे तो ये एक रेल कनेक्ट परियोजना है जो श्रीनगर के बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना किस नदी पर बन रहा है, चिनाब पुल चिनाब नदी पर। नेक्स्ट पास की बात करें लनकला। लनकना देखेंगे तो अक्साई चीन के पास स्थित है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन से पासेस इंपॉर्टेंट है, देप्सा पास। देप्सा पास बात करें कुल्लू को स्पीति डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो अटल टनल। अटल टनल या बात करेंगे रोहतांग पास। रोहतांग पास देखेंगे तो कुल्लू को आप देखेंगे स्पीत वैली से जोड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। और ये देखेंगे ये रोहतांग टनल देखेंगे हाईएस्ट ट्रैफिक, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगी रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात हो गई। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लिपू लेक, नीति पास, माना पास, ठीक है, और मुलिंगला, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पास हैं, ठीक है। जिसमें लिपू लेक की बात करें तो यहाँ पर मेजर ट्रेड रूट है भारत का। और इसके अलावा देखेंगे तो इसका जो नॉर्थन पार्ट है नेपाल के साथ डिस्प्यूटेड रहता है, ठीक है, कई वजहों से न्यूज में रहता है। तो इसमें एक है माना पास। माना पास की बात करें तो ये बद्रीनाथ के जो है नॉर्थ में देखेंगे तो इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिक्किम और भूटान के पास आ जाते हैं, नाथुला और जेपला। जेपला की बात करें तो भूटान और सिक्किम के बीच स्थित है। और नाथुला की बात करें, नाथुला आप देखेंगे सिक्किम और इधर देखेंगे तो चीन का ये एरिया कनेक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो एक है जेपला पास, जिलेपला कह लीजिए, जेपला पास कह लीजिए। तो ये चुम्बी वैली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये पास जो है चुम्बी वैली के से गुजरता है, इसके पास के बीच में जो है चुम्बी वैली आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब आ जाइए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो बोमडीला कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप पास भी आपको देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा और चीन की सीमा पर। दिहांग पास भी अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। इसके अलावा डीपर पास, कुमजोंग पास, और इसके अलावा देखेंगे चनकान पास, ठीक है, लेक पानी पास, हुआंगान पास, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको डीपर पास मिल जाएगा। ये आपको इजी एक्सेस प्रोवाइड करवाता है अरुणाचल प्रदेश और, ठीक है, म्यांमार के बीच, ठीक है। नेक्स्ट बात की इंपॉर्टेंट बात करें, चनकान पास आपको मिल जाएगा। ये भी देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जो है आपको पास ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश है, जापान, चिली, यूएसए, चाइना। 2018 में पूछा गया है। तो आयोडीन के उत्पादन में अगर बात करें तो आयोडीन के उत्पादन में चिली जो है सबसे ज़्यादा आयोडीन यानी नमक का उत्पादन करता है।
अब ये तो बात हो गई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। चिली की राजधानी सैंटियागो, ठीक है, और वहीं उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो, और अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर, पराग्वे की असुंसियान, ठीक है, बोलिविया की लापाज हो गई, ठीक है। ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें और आपको फिजिकल में क्या ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक आपको शीतोष्ण घास का मैदान मिल जाएगा, पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। कैंपोज मिल जाएगा, कैंपोज का टिंगा आपको मिल जाएगा ब्राजील में, ये भी ग्रासलैंड है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे लानोज, लानोज आप देखेंगे ट्रॉपिकल जो है एक ग्रासलैंड है, यानी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि पंपास देखेंगे शीतोष्ण घास का मैदान है। तो ये आपको मिल जाएगा साउथ अमेरिका में। इसके अलावा इसमें क्या कुछ पीक आपको ध्यान रखना, अकांकागुआ जो है देखेंगे तो एंडीज पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक है, इसके साथ साथ साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा कुछ पीक आपको ध्यान रखना है, जैसे आपसे पूछा जाए तो कोटापैक्सी कहाँ है, कोटापैक्सी आप देखेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। और इसके अलावा देखेंगे चिम्बोराजो, ये भी आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा, ठीक है। लेक टिटिकाका पूछा जाए, लेक टिटिकाका आपको कहाँ मिल जाएगा, बोलिविया की सीमा पर और पेरू की सीमा पर मिल जाएगा। तो ये हाईएस्ट जो है मोटरेबल जो है लेक है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको पूछा जाता है, ग्रैंड चाको ये भी एक ग्रासलैंड है, तो ग्रैंड चाको एरिया भी आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड चाको कहाँ मिल जाएगा, तो ये आप देखेंगे अर्जेंटीना, और लगभग देखेंगे तो इधर बोलिविया पराग्वे के आसपास मिलेगा आपको। मॉन्टे ग्रासो का पठार आपको कहाँ मिलेगा, मॉन्टे ग्रासो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मॉन्टे ग्रासो आपको साउथ अमेरिका मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन और पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा निम्नलिखित में राज्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात में सबसे कम है, उत्तर प्रदेश, केरला, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो आपको बताना है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे कम कौन है। वैसे देखेंगे ओवरऑल में देखेंगे तो हरियाणा जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो और ओवरऑल में सबसे कम है, यानी, ठीक है। अब कुछ इससे संबंधित डाटा देख लेते हैं। जैसे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, 972 1000 शिशु पर। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, 834। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा है, अंडमान निकोबार। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली है, 871, ठीक है। वैसे ही अगर शिशु लिंगानुपात को हटा दिया जाए तो ओवरऑल सेक्स रेशियो पूछा जाए तो सेक्स रेशियो सर्वाधिक शीर्ष सेक्स रेशियो वाला राज्य की बात करें तो केरला है। यहाँ पर देखेंगे 1000 महिलाओं पर आपको 1084 जो है लगभग 84 आपको फीमेल देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर है, फिर आंध्र प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, मेघालय का, ठीक है। सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कितने लड़कों की शादी हो पाई और कितने कुंवारे रह जाएंगे, ठीक है। तो यानी इसमें देखेंगे तो वैसे इसमें सेक्स रेशियो ज़्यादा है, यानी 1000 लड़कियों पर 84 लड़के ज़्यादा है, तो वैसे भी इसमें 84 लड़के कुंवारे रह जाएंगे, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात और राज्य की बात करें हरियाणा देखेंगे तो शिशु लिंगानुपात और ओवरऑल सेक्स रेशियो में देखेंगे तो सबसे कम है, और कितना है, 879 है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश 912 सेक्स रेशियो है। ओवरऑल भारत का सेक्स रेशियो कितना है, 943 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा है ओवरऑल सेक्स रेशियो, जैसे यूपी की बात की, यूपी में कितना है, 912 है, राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो कितना है, 943 है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सेक्स रेशियो की। वैसे अगर यूपी की बात करें तो यूपी में पूछा जाए अगर शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले की बात की है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ मिलेगा, जौनपुर में, उसके बाद आजमगढ़ में, फिर देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हमीरपुर, कानपुर, बांदा, मथुरा, औरैया और जालौन मिलेगा। अगर वहीं आपसे सेंसस में साक्षरता के बारे में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, वो 65.46% है। वहीं शहरी साक्षरता दर कितनी है, 75.14% है, ठीक है। वहीं ओवरऑल साक्षरता दर पूछा जाए जिसमें आपको ग्रामीण और शहरी ना पूछा जाए तो उसमें आपको ध्यान रखना है, जिसमें मेल साक्षरता दर कितनी है, 77.3, और फीमेल कितनी है, 57.2। ओवरऑल यूपी की साक्षरता दर की बात की जाए 67.7% जो है यूपी की पॉपुलेशन क्या है, साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी 2018 में पूछा गया, इसमें पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। तो ये कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जहां तक बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, वहां पर सर्वाधिक ग्रामीण आबादी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो 77 लगभग 76.6% आपको रूरल पॉपुलेशन जो है यूपी में जो है गांव में देखने को मिलेगी। वहीं 23% के लगभग
अगर एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना हो 22.28% जो है अर्बन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगर पूछा जाए भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार, उसका आप देखेंगे तो 16.5% जो है पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगी, आपको भारत में सॉरी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी लगभग 19.96 करोड़ जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, जिसमें गांव में कितनी है, गांव में लगभग देखेंगे 15.51 करोड़ है, शहरों में देखेंगे तो लगभग 4.45 करोड़ आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी। 2018 में क्वेश्चन और पूछा गया, इसमें पूछा गया संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रह रहा है, 25, 35, 45, 55। तो ये भी एक न्यूज़ में था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2018 में। अगर डाटा की बात करें तो हमने संयुक्त राष्ट्र का ही डाटा उठाया है, तो उसमें 2018 यहाँ पर देखिए है। तो इसमें देखिए क्या है, रेड कलर वाला अर्बन पॉपुलेशन है, आर वाला रूरल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रूरल पॉपुलेशन में कितना है, यहाँ पर देखिए कितना है, इसमें लगभग यहाँ पर आ जाएंगे तो ये 50% दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें किसका पूछ रहा है, इसमें शहरी पूछ रहा है, तुमको शहरी देखना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो शहरी पॉपुलेशन कितना है 2018 का, 2018 यहाँ शुरू होता है, 2018 का पॉपुलेशन लगभग देखेंगे 35% है। ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल भी आपको 35% दिखाई देगा। तो ये 35 आंसर इसका सही हो जाएगा। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक मामलों के विभाग की बात है, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद के लिए सरकारों और हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करना है। ठीक है, इसके मुख्य कुछ रिपोर्ट है, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 या 2023, 2024 जो भी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक मामला विभाग ये सब रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक भी ये मानता है कि दुनिया की लगभग जो है 56% आबादी जो है शहरों में रहती है। ठीक है, और जहाँ तक वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक देखेंगे इसे 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जिसे आप देखेंगे पहले क्या कहा था, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद जो है इसे जो है बनाया गया था 1945 में। इसे जो है IBRD की नींव रखी गई थी, फिर इसे जो है IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण करके IBRD के बाद जो है IMF की स्थापना की गई। IBRD के बाद विश्व बैंक बनाया गया, बाद में ये IBRD विश्व बैंक बन गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, IBRD बाद में विश्व बैंक बन गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है और विश्व बैंक 5 समूह संस्थानों की एक अनूठी जो है ग्लोबल साझेदारी करता है। ठीक है, उसमें क्या है, IBRD, ID है, IFC है, मीगा है, ICSID है, जिसमें आप देखेंगे ICSID के सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, और इसके में कितने सदस्य हैं, 189। और इस कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मानव ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करें, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग आ जाते हैं 2019 में जो है ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं, और ये सेक्शन यहाँ से आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इसमें कुछ वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, ये झाड़ियाँ हैं। ठीक है, झाड़ियों की संख्या में आते हैं, वनस्पति के प्रकार उनके क्षेत्र दिए गए हैं, मैक्विक्स, फिनबस, चैपरल, मोटरल। तो आपको बताना है उनका क्षेत्र क्या है। तो ऐसे ऊट पटांग कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो मैक्विक्स की बात करें, मैक्विक्स देखेंगे तो ये जो भूमध्य सागर के तटीय कोस्टल रीजन पाई जाने वाली एक क्या है, झाड़ी यानी प्लांट है या वनस्पति है। वहीं अगर फिनबक्स की बात करें तो फिनबक्स आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाला प्लांट है। चैपरल की बात करें, चैपरल कहाँ मिल जाएगा, कैलिफोर्निया में मिल जाएगा। मेट्रोल देखेंगे तो ये भी देखेंगे ये चिली में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वनस्पति की। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, A का 2, B का 3, C का 1, D का 4, यानी ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे तो भूमध्य सागरी रीजन में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। भूमध्य सागरी जो है स्कार्पलैंड ये पौधा समुदाय है जो चौड़ी पत्तियों वाली सदाबहार झाड़ियों और छोटे पेड़ों से बना होता है। ठीक है, ऐसा चैपरल आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, कैलिफोर्निया के
मेडिटेरियन क्लाइमेट की एक प्रमुख विशेषता है, ऐसी झाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे मेट्रोल दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे ये मशहूर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक हमिंग बर्ड है, प्रवासी पक्षी इसलिए यहाँ पर जो है निवास करते हैं, तो इसलिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 में ये भी देखिए 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, तो इसमें प्राकृतिक वनस्पति दिया गया, क्षेत्र दिया गया है, एम्पीफाइट, बबूल, बुआबाब, देवदार। तो आपको मिलाना है किस क्षेत्र से संबंधित है। आपने बुआबाब देखा होगा, बुआबाब का पेड़ देखिए कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एडनोसिया कहते हैं। ठीक है, इसका जो मूल निवास है यानी मुख्य रूप से जहाँ पाया जाता था पहले, तो ये अफ्रीका में पाया जाता था, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, इसके अलावा देखेंगे तो ये मुख्य रूप से पाया जाता है। अभी वर्तमान में देखेंगे मेडागास्कर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्या एपीफाइट, ये देखेंगे पेड़ों पर यह उगता है, इसे जमीन पर नहीं उगता है, यहाँ मिट्टी का नहीं, ये पेड़ों पर उगता है। ठीक है, एपीफाइट कहते हैं। तो आपको इस वन को देख के लग रहा होगा किस प्रकार का वन है, तो ये देखेंगे तो जो एपीफाइट है वो विषुवतरेखी जलवायु प्रदेश में उगने वाला क्या है, वनस्पति है। ठीक है, वहीं बुओबाब की बात करें या देवदार की बात करें, देवदार आपको देखेंगे तो देवदार आपको भूमध्य रेखी में मिल जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिल जाएगा, इसके अलावा वेस्टर्न हिमालय में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग क्लाइमेटिक कंडीशन आपको मिलते जुलते देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं बबूल की बात करें, बबूल आपको जो है सवाना ग्रासलैंड में मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा, यानी अफ्रीका के जो है इंटरनल पार्ट में जहाँ सवाना ग्रासलैंड मिल जाएगा। ठीक है, बुआबाब की बात करें, बुआबाब आपको कहाँ मिलेगा, सॉरी, बबूल आपको सहारा में मिलेगा और बुआबाब आपको सवाना में मिलेगा। इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक सेकंड, इसको फिर से मिलान कर देते हैं। एपीफाइट आपको कहाँ मिलेगा, विषुवतरेखी प्रदेश में। देवदार आपको कहाँ मिलेगा, भूमध्य रेखी में। ठीक है, बबूल बुआबाब आपको कहाँ मिलेगा, सहारा में, और इसके अलावा आप देखेंगे बुआबाब सवाना और बबूल आपको मिल जाएगा सहारा में। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हम लोग कुछ रिवीजन कर देते हैं वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन को जो है, और वहाँ पे पाए जाने वाले वनस्पतियों को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आर में इस बार क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए थे, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें जो आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपको विश्व क्लाइमेटिक रीजन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री लिखा है, 10, 30, 45, 60, 90, ये नॉर्थ और साउथ दोनों का यहाँ पर डिवीजन किया गया है। जैसे आप 0 से 10 की बात करें तो विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर विषुवत रेखी सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, 10 से 30 के बीच आप देखेंगे तो पूर्वी तट महाद्वीप के पूर्वी तट पर मानसूनी प्रदेश मिलेगा, पश्चिमी तट पर आप देखेंगे मरुस्थलीय आपको रीजन मिल जाएगा, और बीच में आप देखेंगे सवाना या सुनान टाइप क्लाइमेट मिलेगा। तो ये अफ्रीका में आपको विस्तार आपको देखने को मिलेगा। वहीं 30 से 45 की बात करें, वहाँ पर चीन तुल्य या जिसे गल्फ तुल्य या नटराल तुल्य कहते हैं, वहाँ पर ये क्लाइमेटिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा पूर्वी सीमा पर। पश्चिमी सीमा पर भूमध्य सागरीय मिल जाएगा। ठीक है, और 45 से 60 क्या होता है, लारेंशियल तुल्य जलवायु प्रदेश होता है, और पश्चिम पर आप देखेंगे यूरोप तुल्य या ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश देखने को मिलेगा। 60 से 90 के बीच आप देखेंगे टुंड्रा जलवायु प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम डिटेल में अभी चर्चा करते हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं आर में 2023 में, और जो एग्जाम 2024 में फरवरी में हुआ है, इसके अलावा और भी एग्जाम जो होंगे उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसी समराइज चीज़ें आपको बुक में भी नहीं मिलेगी, एक जगह तो नहीं मिलेगी, जो चीज़ें हम आपको समझाएंगे। ठीक है, वो आगे समझ में आएगा, अभी तुरंत नहीं समझ में आएगा। जैसे विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश की बात करें, वहाँ पर विषुवत रेखी सदाबहार वन पाए जाते हैं। विषुवत रेखी सदाबहार वन की विशेषता ये है कि वहाँ पर जो है आप देखेंगे पेड़ जो है लेयर में पाए जाते हैं, यानी जो पेड़ आपको देखेंगे तो हाईएस्ट आपको ऊंचाई पर दिखेगा, तो इनका मतलब देखेंगे यहाँ पर ये सूर्य का प्रकाश जो है आपको सन प्रोडक्ट्स तो सौर प्रकाश संश्लेषण द्वारा इन्होंने जो है अपनी ग्रोथ कर ली, जो नीचे रह जाएंगे वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बहरहाल बात करें तो वहाँ पर शीत ऋतु देखने को नहीं मिलेगी, वर्ष भर आप देखेंगे तापमान उच्च आपको देखने को मिलेगा, और दैनिक और वार्षिक तापांतर आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा क्योंकि दिन रात तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर के साथ आप हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जहाँ पर तापमान ज़्यादा है वहाँ पर देखेंगे वर्षा भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, वर्षा देखने को ज़्यादा मिलेगी, तो आप देखेंगे तो लगभग देखेंगे तो आपको ह्यूमिडिटी भी आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ की मिट्टी बहुत कम उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और यहाँ पर मिट्टी में झूमक्रीज की प्रधानता है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैलती हैं, जैसे सीसी नामक मक्खी से क्या निद्रा रोग होता है, तो ये इस क्लाइमेट की विशेषता है। इसके अलावा बहुत सारी जनजाति इसमें पाई जाती है, जैसे पिग्मी, सकाई, बोरो जनजाति यहाँ पर पाई जाती है।
और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की ही विशेषता है कि दोपहर के बाद यहाँ पर बिजली की चमक के साथ कुछ समय के लिए जो है मूसलाधार बारिश होती है। ये लाइन आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की ही विशेषता है, क्योंकि जब तापमान धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है दोपहर के बाद, धीरे धीरे आर्द्रता ग्रहण करके हवाएं ऊपर जाती हैं, और धीरे धीरे दोपहर के बाद जब जो है संघनन के बाद जो क्या होता है, कड़ी झंझा के साथ जो है बारिश होती है। ठीक है, और विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश देखेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसी एग्रीकल्चर फसल नहीं देखी जाती, जबकि कैश क्रॉप वहाँ पर हो सकता है, जैसे रबड़, कोकोआ, पाम ऑयल का उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ का जो नियंत्रक होता है, यहाँ का नियंत्रक सूर्य का प्रकाश होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, विषुवत रेखीय सदाबहार वन को देखेंगे ब्राजील में क्या कहते हैं, शेलवास वन कहते हैं, अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। मृदा कौन सी पाई जाती है, जैसे हमने बताया कि मिट्टी कम उपजाऊ होती है, तो यहाँ पर लैटराइट सॉइल या जिसे रेड सॉइल कहते हैं वो पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इतनी ज़्यादा बारिश होती है, जो सॉइल रहती है तो वहाँ पर जो पोषक तत्व रहते हैं वो जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। ऊपर जो है आयरन और फेरस यानी लौह के ऑक्साइड आपको भारी तत्व आपको देखने को मिलेंगे, जो जितनी नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करें जो मिट्टी की उर्वरता के लिए आवश्यक है वो सब नीचे चले जाते हैं, इसलिए यहाँ की उर्वरता कम हो जाती है। ठीक है, और यहाँ की मिट्टी आपको जो है लाल देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर फेरस की और एल्युमिनियम और चूना की अधिकता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसे लैटराइट सॉइल कहते हैं। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सिनकोना, एनी, एबोनी जैसे वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। और अन्य जलवायु प्रदेश की अपेक्षा आप देखेंगे विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की विविधता आपको अधिक देखने को मिलेगी, सघनता भी अधिक होती है, इसलिए आप देखेंगे इसकी इतना डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है कि इसका आर्थिक दोहन करना संभव नहीं है। ठीक है, आप इसमें घुस के जो है कोई चीज़ आर्थिक दोहन कर ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसका वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे जैसे अमेजॉन बेसिन हो गया तो यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन हो गया, यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश देखने को मिलेगा। ईस्टर्न आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में आपको विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश देखने को मिलेगा। 0 से 10 के बीच जो विस्तार है, तो ये 0 से 10 के बीच इस विस्तार यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश देखने को मिलेगा। अब देखिए 2024 में जो एग्जाम हुआ फरवरी में, ROR में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं ध्यान से पढ़िए, अप्लाइड क्वेश्चन है। इसमें कथन में पूछा गया विषुवत रेखीय बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है, और कारण बताया गया है विषुवत रेखीय वन में वर्ष भर उच्च वर्षा और उच्च तापमान होता है। ठीक है, तो अभी हमने यही चीज बताई, यही अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कारण क्या बताया गया है कि वर्ष भर उच्च वर्षा होती है, उच्च तापमान बना रहता है, इसलिए वहां पर विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में आपको सबसे घना यानी सघनता आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैव भार आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अभी लेटराइट सॉइल की हमने विशेषता बताई, तो ये भी देखो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, फरवरी 2024 में जो ROR का एग्जाम हुआ। इसमें कथन दिएगा लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, और कारण बताया गया उसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, तो कारण गलत है, सॉरी ये कारण सही है लेकिन कथन गलत है। अभी मैंने बताया लाल रंग क्यों होता है लेटराइट मिट्टी का, क्योंकि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है बारिश होती है, तो लीचिंग यानी क्षालन के कारण जितनी भी पोषक तत्व रहते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये सब कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी के देखेंगे नीचे की परतों पर चले जाए। ऊपर जो है आप देखेंगे तो एल्युमिनियम, चूना और ये फेरस के ऑक्साइड, लौह के ऑक्साइड बढ़ते हैं, इसलिए जो है मिट्टी का रंग जो है क्या होता है, लाल होता है, जबकि कारण जो है सॉरी कथन जो है गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए जो है आप देखेंगे गलत है और आर जो है सही है। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, मानसूनी या जिसे पर्णपाती वन कहते हैं। तो ध्यान रखने की बात है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की अपेक्षा मानसूनी वन का आर्थिक और इकोलॉजिकल महत्व होता है, क्योंकि इसकी सघनता विषुवत रेखा से कम होती है और इसका आर्थिक दोहन संभव है। ठीक है, लेकिन वर्षा इसमें देखेंगे 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, इसलिए यहाँ भी लेटराइट सॉइल पाई जाती है। वनों की बात करें तो वन में इसमें साल, टीक, नीम, बबूल, बांस, चंदन, तेंदू और बेल, खैर, ऑक्सवुड, सैडलवुड पाए जाते हैं, क्योंकि नाम से आपको पता चल रहा है क्या है, पर्णपाती वन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइम के बाद क्या होता है, पौधों की पत्तियां गिरती हैं। ठीक है, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में आप देखेंगे पौधों की पत्तियां नहीं गिरती हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, वायु का प्रवाह, मौसमी परिवर्तन होता है, तापमान में वार्षिक चक्र पाया जाता है, वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ हैं, मानसूनी टाइप क्लाइमेट में रह रहे हैं। ठीक है, भारत जो है मानसूनी टाइप क्लाइमेट में आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है? आर्द्र होती है, आर्द्र और गर्म होती है। जैसे हम लोग जो महसूस कर रहे हैं वो मानसूनी टाइप क्लाइमेट में हम लोग रहते हैं। और जो सर्दी होती है वो ठंडी और शुष्क होती है। यहाँ पर देखेंगे मानसूनी टाइप क्लाइमेट में आपको चक्रवात देखने को, ट्रॉपिकल साइक्लोन की अधिकता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद को रख के देखिए, भारत को रख के देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर वर्ल्ड मैप में यहाँ पर इसकी लोकेशन दी गई है, कहाँ कहाँ पर आपको मानसूनी टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे महाद्वीप के जो है पूर्वी किनारे पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं सूडान या सवाना टाइप क्लाइमेट की। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर छोटे पेड़ के साथ आपको घास के मैदान मिल जाएंगे। इससे भी आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी कैसे क्वेश्चन पूछा गया हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। जैसे हमने बताया कि जो सूडान टाइप क्लाइमेट होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो बीच में पाया जाता है। इधर मरुस्थलीय मिल जाएगा, इधर जो है आपको मानसूनी मिल जाएगा, नीचे विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश, इसीलिए क्या कहते हैं? महाद्वीपीय टाइप क्लाइमेट कहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देखेंगे आर्द्र और शुष्क मौसम आपको देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे नमी भी देखने को मिलेगा, शुष्क मौसम भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको केवल ग्रीष्म ऋतु वर्षा जो है केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है, यहाँ पर हरमट्टन और खमसिन स्थानीय पौने चलती है, अफ्रीका की बात कर रहा है। और इसके अलावा लंबी घास या बड़े शिकारों के भूमि इसे कहा जाता है, या जिसे हाथी घास भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लैंड ऑफ बिग गेम्स कहा जाता है इसको, सूडान और सवाना टाइप क्लाइमेट को। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन उठा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बात करें कोलंबिया वेनेजुएला में क्या कहते हैं इसे, इस ग्रासलैंड को क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। बड़ी बड़ी आपको घासें देखने को मिलेगी। ब्राज़ील में क्या कहते हैं? कैंपोस कहते हैं। और इस टाइप के क्लाइमेट में, सवाना टाइप के क्लाइमेट में आपको मसाई, हौसा प्रमुख जनजातियाँ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी हो? 60 से 100 सेंटीमीटर होती है। और जो तापमान होता है वार्षिक वो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और सॉइल कौन सी पाई जाती है? रेड चेस्ट नट टाइप की सॉइल पाई जाती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? एस्केसिया, ब्यूटिया, टोसेपिया, जिस्फिस, यहाँ पर जो है पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे अफ्रीका में, तो ये यहाँ पर आपको क्लाइमेट मिल जाएगा, सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट मिल जाएगा। ठीक है, अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किस प्राकृतिक क्षेत्र को बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं? 2018 में बिग लैंड ऑफ बिग गेम्स के रूप में जाना जाता है। तभी हमने बताया किसके, ट्रॉपिकल सवाना रीजन को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ बिग गेम्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमी तटीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें। तो यहाँ पर क्योंकि मरुस्थल यहाँ पर कोई शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, वर्ष भर व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है। यहाँ पर कोस्टल रीजन में आप देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जो मरुस्थल बनने का कारण क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई गर्म जलधारा नहीं पाई जाती, यहाँ पर ठंडी जलधारा पाई जाती है। यहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर का विकास रहता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती। ठीक है, दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, और कालाहाली मरुस्थल की बात करें, वहाँ पर बुशमैन, ऑस्ट्रेलिया में एबोर्जिन्स, सहारा में और अरबों में बद्दू जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर मृदा कैसी है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। वन, कैक्टस और खजूर टाइप के जो है आपको वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, इनको आपको देख लेना है। जैसे आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट की बात करें, मोजावे डेजर्ट की बात करें, सुंदर डेजर्ट की बात करें, चिहुआ डेजर्ट की बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कहाँ कर? महाद्वीप के पश्चिम में देखने को मिलेगा। एक बार पूछा गया था कि चिहुआ डेजर्ट जो है किसके किसके बीच सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आप देखिए चिहुआ डेजर्ट की लोकेशन यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिको आ जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे इसके अलावा देखेंगे तो पेरुवियन डेजर्ट आपको मिल जाएगा, एटाकामा डेजर्ट। ठीक है, नुमिबिया नामीब डेजर्ट मिल जाएगा, कालाहार डेजर्ट मिल जाएगा। सब आप देख रहे होंगे महाद्वीप के पश्चिम में देखने को मिलेगा। हाँ, ये जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट है, यानी गोबी डेजर्ट क्या है? एक कोल्ड डेजर्ट है। तो कोल्ड डेजर्ट जितने आपको देखने को मिलेंगे वो आपको मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में मिड लैटिट्यूड एरिया में देखने, यानी महाद्वीपों के मध्य में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आप गर्म हॉट डेजर्ट देखेंगे वो आप देखेंगे तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आप महाद्वीप के पश्चिम में ही मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लाइमेट की बात करें तो चीन तुल और गल्फ या नटाल तुल की बात करते हैं। जो देखेंगे उपोष्णकटिबंधीय वन का क्षेत्र होता है, जिसे मिश्रित वन भी कहते हैं। यहाँ पर मिश्रित वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे धान, कपास, तंबाकू की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। यहाँ पर जो गर्म और शुष्क आर्द्र जो है ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, जबकि ठंडी जो है शुष्क और शीत ऋतु में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इंटेंस फार्मिंग की जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो चीन टूल क्लाइमेट में आप देखेंगे टाइफून, हरिकेन जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपको देखने को मिलेंगे।
सॉइल कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर रेड येलो पॉटजॉल सॉइल पाई जाती है। यहाँ पर वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर कैम्फर, ओक और क्रेवोच, यूकेलिप्टस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं, स्टेपी तुल्य ग्रासलैंड की बात करते हैं, जिसे समशीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रासलैंड का मैदान है स्टेपी, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर गेहूं के कृषि के लिए सर्वोत्तम सबसे उपयुक्त जलवायु दशा होती है। यहाँ पर छोटी घास के मैदान पाए जाते हैं, वर्षा बहुत कम होती है, वार्षिक तापांतर अधिक होता है। यहाँ पर खिरगिज, खिरगिज कहाँ है, खिरगिज जनजाति कहाँ है, खिरगिज जनजाति आपको मिल जाएगा किर्गिस्तान में। कालमुख, कंजाक नामक जनजातियाँ पाई जाती है, मिड एशिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर सॉइल कैसे पाया जाएगा, चरणोजम सॉइल पाई जाती है। घास के मैदान जो समशीतोष्ण घास के मैदान, प्रेरी किस कहाँ मिलेगा, तो आपको नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच मिल जाएगा, पंपास अर्जेंटीना में मिल जाएगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, स्टेपी जो है आपको मध्य एशिया में मिलेगा। ठीक है, समशीतोष्ण घास के मैदान जो है मुलायम घास पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर पशुचारण के साथ साथ आपको पशुपालन भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मांस प्रोडक्शन इंडस्ट्री यानी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्टेपी टूल। तो स्टेपी घास के मैदान यहाँ पर है। और जो हमने समशीतोष्ण घास मैदान की बात की, तो यहाँ पर आपको प्रेरीज मिल जाएगा, पंपास, फेल्ड, सवाना, स्टेपी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, ये है कनाडा और नॉर्थ अमेरिका का जो है देखेंगे तो यूएसए का मैप है। तो ये जो रीजन देख रहे हैं, ये पूरा पूरा क्या है, गेहूं बेल्ट है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे व्हीट ऑफ बास्केट कहते हैं, या दुनिया का जो है गेहूं का कटोरा कहते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं, दुनिया का गेहूं कटोरा कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है गेहूं की बहुत बड़ी मात्रा में जो है खेती की जाती है इस पूरे रीजन में। ठीक है, स्टेपितुल जलवायु दशा में, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु दशा। तो भूमध्य सागरीय जलवायु दशा की विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ग्रीष्म काल में कोई वर्षा नहीं होती है। यहाँ सारी वर्षा आपको जो है पछुआ पौने के प्रभाव से आप देखेंगे तो ठंड में होती है। ठीक है, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो आप देखेंगे रसदार फलों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए यहाँ पर आपको शराब इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ की जो मृदा है वो कैल्सीमॉर्फिक है, पेडोकल सॉइल है, या इसे टेरा रोसा सॉइल भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैतून, अंगूर, नींबू, संतरा, पाइन, ओक की खेती आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट आपको देखेंगे तो ये महाद्वीप के पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट की। यहाँ पर गर्मियों में अधिक वर्षा होती है, दक्षिणी गोलार्ध में ये विकसित नहीं है। ठीक है, लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट आपको साउथ हेमिस्फीयर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पूर्वी, क्योंकि आप देखेंगे साउथ हेमिस्फीयर में महाद्वीप की कमी है, जबकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में महाद्वीप ज़्यादा देखने को मिलेगा, और उसका विस्तार आप देखेंगे तो आपको 45 से 60 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी पवनों का प्रभाव होता है। ठीक है, और यहाँ पर गर्म और जल धाराएं मिलकर जो है, जहाँ पर गर्म और जल धाराएं मिलते हैं, जैसे ग्रेट बैंक रीजन हो गया, ग्रेट ग्रैंड बैंक हो गया, वहाँ पर देखेंगे मछली उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे टिम्बर यानी कास्ट उत्पादन और निर्यात किया, लकड़ियों का जो है उत्पादन और निर्यात किया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है, ग्रे ब्राउन पॉटजॉल पाई जाती है। यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ओक, इल्म, विल, पॉपुलर। तो ये सब जो है क्या है, मुलायम वृक्ष है। ठीक है, अक्सर देखेंगे कि कागज निर्माण में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, बहुत मुलायम वृक्ष होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कास्ट या टिम्बर इंडस्ट्री यहाँ पर विकसित है लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट में। अगर ओवरऑल टिम्बर इंडस्ट्री की बात की जाए, सबसे ज़्यादा टिम्बर इंडस्ट्री कहाँ है, यूएसए में है, फिर चाइना, नेपाल, फिर आप देखेंगे यूके में है। ठीक है, तो ये टिम्बर या लकड़ी उत्पादन की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइबेरियन टाइप क्लाइमेट। तो विश्व का सबसे कम तापमान वाला स्थान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हाँ वाला हो, सबसे कम तापमान वाला स्थान आपको कहाँ मिलेगा, साइबेरिया, रशिया में देखने को मिलेगा, युक्तुस में। ठीक है, और यह केवल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है साइबेरियन टाइप क्लाइमेट। ठीक है, और विश्व का वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बुरियात, याकूत, सतार जनजातियाँ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कागज इंडस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो साइबेरियन टाइप क्लाइमेट के जो यहाँ पर पेड़ मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मुलायम है, क्योंकि यहाँ पर शंकुधारी टैगा वन पाए जाते हैं। जैसे देवदार की बात करें कम तापमान पर होता है, चीड़ की बात करें, पाइन, स्प्रूस, लार्च जो है अधिक तापमान पर होता है। तो यहाँ के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, और मृदा कसी पॉटजॉल और स्पॉटजॉल मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई साइबेरियन टाइप क्लाइमेट की। अब नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमी तुल या ब्रिटिश तुल क्लाइमेट की। ठीक है, यहाँ पर वर्ष भर वर्षा किंतु शीत ऋतु जो है में अधिक वर्षा होती है, सभी ऋतुएं बिल्कुल स्पष्ट होती हैं,
वर्ष पर्यंत यहाँ पर काम करने लायक उत्तम जलवायु दशा आपको देखने को मिलेगी। डेयरी क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है, यहाँ पर डेयरी उत्पादन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ग्रे पॉट जल आपको सॉइल देखने को मिलता है। समशीतोष्ण पर्णपाती वन की बात करें तो चेस्टनट, मैपल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे आर में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वर्ष, इस साल नहीं अगले वर्ष पूछा गया था। आर्थिक दृष्टि से दोहन किया जा सकता है। ये तो बात हो गई पश्चिमी ब्रिटिश जलवायु दशा की। अब हम लोग बात कर लेते हैं टुंड्रा की, या अगर बात करें तो 60 से 90 की बात करें तो आर्कटिक में देखेंगे तो आर्कटिक अंटार्कटिका यहाँ पर देखेंगे तो पूरा जो है आपको जमा हुआ क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है, टुंड्रा टाइप क्लाइमेट में। लेकिन आपको पोलर बियर ध्यान रखना, पोलर बियर और सील आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आर्कटिक सर्किल पर या आर्कटिक रीजन में देखने को मिलेगा। वहीं पेंगुइन आपको देखेंगे अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टुंड्रा क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। शीत ऋतु में आप देखेंगे एस्किमो जनजाति द्वारा इग्लू बनाए जाते हैं, बर्फ के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई सॉइल आपको देखेंगे, कोई मिट्टी का जो है आपको देखने को नहीं मिलती, कोई मिट्टी जैसी आपको घटना देखने को नहीं मिलती है आपको कोई, ठीक है। क्यों नहीं मिलती है इसका आंसर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से आपको जो है मिट्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप, ये तो आपको पता है कि ये इन सब क्लाइमेटों को बांटा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मानसूनी और विषुवत रेखीय जलवायु दशा की बात करें तो यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है। यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, या जो बात करें पेड़ की पत्तियाँ होती हैं या फिर कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, पौधे पशु पदार्थ, उनका क्षय जिससे मिट्टी बनती है, उनका सर्वाधिक विघटन ज़्यादा होता है, ठीक है। मृदा का निर्माण होता है, लेकिन अम्लीयता सबसे कम होती है और ह्यूमस का अभाव होता है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो जो भी वहाँ पर विघटन होता है वो सब क्या होते हैं, वो सब निक्षालन के द्वारा मिट्टी के नीचे की परतों में चले जाते हैं। इसलिए वहाँ पर देखेंगे ह्यूमस का अभाव मानसूनी और विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में देखने को मिलेगा। क्यों, ठीक है, ध्यान रखना है वहाँ पर ह्यूमस का अभाव होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। इसी के लिए हमने कहा था कि यहाँ पर क्लास में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ह्यूमस का अभाव होता है, अम्लीयता सबसे कम होती है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ती जाएगी, ठीक है। ह्यूमस का मतलब क्या होता है, ह्यूमस का सिंपल मतलब होता है मृदा के गाढ़ेपन से होता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जितना विघटन द्वारा जो है वहाँ पर जो कार्बनिक विघटन द्वारा वहाँ पर होगा, इतना मृदा का जो है रंग जो है क्या होगा, डार्क होगा, ठीक है। तीन टाइप क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ पर तापमान अधिक होता है, कार्बनिक पदार्थ के विघटन की दर अधिक होती है, अम्लीयता आपको कम देखने को मिलेगी, सूक्ष्म जीव और लीचिंग के कारण वहाँ पर ह्यूमस का अभाव होता है। यहाँ पर लीचिंग की घटना आपको देखने को मिलेगी। लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर तापमान अधिक होता है, कार्बनिक पदार्थों का विघटन दर भी अधिक होता है, अम्लीयता कम होती है, लेकिन ह्यूमस आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ना तो वर्षा उतनी देखने को मिल रही है, ना तो इतना तापमान देखने को मिल जिसके कारण लीचिंग हो और ह्यूमस जो है मिट्टी की नीचे की परतों में जाए। साइबेरियन टाइप क्लाइमेट की बात करें, यहाँ पर तापमान इतना ज़्यादा कम होता है क्योंकि यहाँ पर कोई एक्टिव आपको सूक्ष्म जीव आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जिससे जो है जो वहाँ पर जो पेड़ पौधे पत्तियाँ रहें उनका विघटन हो, ठीक है। इसलिए विघटन का दर वहाँ पर नगण्य होता है, अम्लीयता यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलती है। और यहाँ पर जब जब कार्बनिक पदार्थों का विघटन ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पर मिट्टी नहीं बनेगी तो ह्यूमस का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए हमने कहा था टुंड्रा टाइप क्लाइमेट में आपको सॉइल देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो हमने पढ़ा उसका ओवरऑल यहाँ पर डिटेल दिया गया है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। टू द पॉइंट चीज़ें दे दी गई हैं आपको। PDF आपको हमारे QR कोड स्कैन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जलवायु प्राकृतिक वनस्पति के बीच में अंतर संबंध की बात करते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ का औसत वार्षिक तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, मेगाफाइट कहते हैं। मेगाफाइट टाइप आपको वनस्पति देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी एक उपनाम है, मेगाफाइट उष्णकटिबंधीय वनस्पति का उपनाम है। ऐसे ही मानसूनी में भी आपको जहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक देखने को मिलेगा, वहाँ भी आपको मेगाफाइट यानी उष्णकटिबंधीय वनस्पति देखने को मिलेगी। लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के समय क्या होता है, औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मेसोफाइट। वहाँ पर मेसोफाइट नामक टाइप आपको वनस्पति देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साइबेरियन टाइप क्लाइमेट की बात करें तो इसकी विशेषता में क्या आएगा, ग्रीष्म ऋतु के समय क्या होता है, औसत मासिक तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से कम, और शीत ऋतु के समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। उसे क्या कहते हैं, माइक्रोफाइट कहते हैं या शंकुधारी वन कहते हैं, ठीक है।
इसके अलावा देखें ग्रीष्म ऋतु के समय औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, मेसोफाइट कहते हैं। ठीक है, समशीतोष्ण वनस्पति कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। लारेंशियल तुल, ब्रिटिश तुल में क्या पाया जाएगा, मेसोफाइट पाया जाएगा। साइबेरियन में क्या पाया जाएगा, माइक्रोफाइट। और विषुवत-रेखी और आप देखेंगे मानसूनी में क्या पाया जाएगा, मेगाफाइट पाया जाएगा। वहीं आप बात करेंगे जहां पर ग्रीष्म ऋतु के समय औसत मासिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और शीत ऋतु में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, उसे क्या कहते हैं, हेकेस्टोफाइट कहते हैं। वहां पर टुंड्रा टाइप 1 पाए जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, वही सेम चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर। इसे क्या कहते हैं, ज़ेरोफाइट कहते हैं। जहाँ पर वाष्पीकरण दर क्या होता है, सबसे अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, ज़ेरोफाइट। वहाँ पर मरुस्थलीय टाइप आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और वहीं जहाँ तक बात करें टुंड्रा टाइप क्लाइमेट की बात करें, ठीक है, जहाँ पर आप देखेंगे टैगा 1 पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। बोरियल फॉरेस्ट क्या कहते हैं, उफ, अथवा इसे क्या कहते हैं, टैगा फॉरेस्ट कहते हैं, जिसको भी आपको ध्यान रखना है। टैगा को दूसरे नाम में क्या कहते हैं, शंकुधारी वन भी कहते हैं। तो ये जो हमने ऊपर बताया उसकी विशेषता यहाँ पर और बड़े अक्षरों में लिखी गई, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अब वर्ल्ड लेवल पे बात करें, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इससे ROR में क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा हम लोग इंडिया लेवल की बात कर लेते हैं। तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु के संबंध की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 900 मीटर की ऊंचाई तक देखते हैं। तो 900 मीटर की ऊंचाई तक, सबसे ऊंचाई तक देखेंगे तो सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, पर्णपाती, कटीले वन, सवाना और मरुस्थलीय वन वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्रम है। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है, सघनता कमी आती है, जैव विविधता में कमी आती है। ठीक है, और 900 मीटर की ऊंचाई तक देखेंगे तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर तापमान की अपेक्षा आपको वर्षा की मात्रा का अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सारी वनस्पतियों का विकास हुआ है। ठीक है, और देखेंगे, आप देखेंगे तापमान में जैसे जैसे कमी आती जाएगी वैसे आप देखेंगे अ, यहाँ पर मुलायम लकड़ियाँ आपको देखने को मिल, जहाँ पर ज़्यादा तापमान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर कठोर लकड़ियाँ, जहाँ पर कम तापमान वहाँ पर मुलायम लकड़ियाँ देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन है 900 मीटर की ऊंचाई तक। अब 900 मीटर से अधिक ऊंचाई की बात करें तो 900 मीटर की अधिक ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा का प्रभाव नहीं रहता है 900 मीटर की ऊंचाई तक, यहाँ पर तापमान का प्रभाव रहता है। ठीक है, तो यहाँ प्राकृतिक वनस्पति को जो प्रभावित करने वाले कारकों में आप देखेंगे जलवायु, मृदा, उच्चावच और तापमान का प्रभाव तो होता है, लेकिन आप देखेंगे क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो 900 मीटर की ऊंचाई पर आप देखेंगे तापमान का प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं भारत में प्राकृतिक वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करते हैं। सबसे पहले प्रायद्वीपीय पर्वतीय भाग को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे, इसमें देखेंगे तो 900 मीटर की बात करें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। फिर 1800 मीटर की बात करें तो यहाँ पर ओक, इल्म, पोलर, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है, मिश्रित वन होता है, जिसे क्या कहते हैं, 16 वन कहते हैं। इसे आर्द्र उपोष्ण आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, 16 वन कहते हैं। तो ये केरल और कर्नाटका के बीच पाया जाता है। तो 16 वन क्या है, एक मिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट रीजन है। ठीक है, और आप देखेंगे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में देखेंगे तो वहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होने के बावजूद वहाँ पर देखेंगे शुष्क सदाबहार वन देखने को मिलेगा, जबकि जहाँ पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा लगभग होती है, 200 से ज़्यादा होती है, वहाँ पर सदाबहार वन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हिमालय की प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं। तो उसमें इसी से क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन जो है आप देखेंगे तो ROR में पूछा गया है इस बार में। तो हिमालय की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो एक वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, दो रीजन है। तो जहाँ तक पश्चिमी हिमालय की बात है तो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है, कम है। ठीक है, और इसी के साथ देखेंगे जो पूर्वी हिमालय है ऊंचाई कम होने के साथ देखेंगे समुद्र आपको बंगाल की खाड़ी की आपको नज़दीक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कारण यहाँ पर औसत तापमान जो है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय का औसत तापमान आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ तापमान ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर देखेंगे आर्द्रता भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, वर्षा भी यहाँ पर पूर्वी हिमालय में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और पूर्वी हिमालय में वनस्पति की सघनता इसलिए ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैव विविधता भी आपको पूर्वी हिमालय में ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पर देखेंगे पूर्वी हिमालय को एक हॉटस्पॉट के रूप में देखा जाता है। ठीक है, वहीं अब हम आपको कुछ और कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि पश्चिमी हिमालय जो है वो अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, और पूर्वी हिमालय की अपेक्षा। अब आपको कुछ और कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, एक दो बार आप इसको पढ़ लेंगे
तो इसमें से क्वेश्चन आपको गलत होने वाले नहीं है। जैसे 900 मीटर की ऊंचाई पर देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है वैसे आप देखेंगे सदाबहार वन, अर्धसदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती वन, कटीले वन का विकास होता है। वहीं 900 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो जो 1800 मीटर पर आप देखेंगे आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाएगा, ठीक है। 2700 मीटर पर आप देखेंगे समशीतोष्ण वन पाया जाता है, ठीक है। तो वो वन आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे उन वनों का आप देखेंगे 1500-2400 मीटर पे आपको अभाव देखने को मिलेगा। 3300 मीटर पर आप देखेंगे शंकुधारी वन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पर? पूर्वी हिमालय पर। वहीं आप देखेंगे 3000 से 4000 मीटर के बीच आपको शंकुधारी टुंड्रा वन आपको देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पर पूर्वी हिमालय पर टुंड्रा वन आप देखेंगे और अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे। और वहीं आप देखेंगे इसके बाद जो है आपको पश्चिमी हिमालय पर आपको हिम से ढकी हुई सतह देखने को मिलेगी, लेकिन आप देखेंगे तो पूर्वी हिमालय पर हिम से ढकी हुई सतह का अभाव रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी से अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, हालांकि ये अप्लाइड क्वेश्चन ही है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे इसमें पूछा गया है RAR में 2024 पूछा गया कि आप कथन दिया गया है, अभिकथन है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर, यानी यहाँ पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में, सॉरी उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में वनस्पति कावड़ अधिक घन मतलब घना वनस्पति पाया जाता है। कारण बताया गया है कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो अभी मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर पर्वतीय वर्षा का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा तो सबसे पहले क्या होता है, आर्द्रता ग्रहण करेगी समुद्र से, तो सबसे पहले अगर हवा ऊपर उठेगी संघनित होकर कहाँ वर्षा करेगी? उत्तरी ढलान पर वर्षा करेगी ना। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, ये समझ लीजिए। अगर वो ना समझ में आए तो ये समझ लीजिए। तो उत्तरी ढलान सॉरी दक्षिणी ढलान पर क्या होगा, तो दक्षिणी ढलान पर सबसे ज़्यादा सघन वनस्पति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर हवाएं बढ़ते जाएंगे नमी खोती जाएगी तो वहां पर वर्षा की मात्रा कमी आती जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए कथन में क्या कहा गया, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में घना वनस्पति और देखने को मिलता है। तो ये जो है कथन गलत है, क्योंकि आप देखेंगे जो दक्षिणी ढलान है वहां पर आप देखेंगे तो वनस्पति आपको ज़्यादा घनी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर प्रत्येक बढ़ेगी वैसे ही वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। और कारण बताया गया है कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो ये कुल मिलाकर पर्वतीय वर्षा से ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे कथन जो है गलत है लेकिन कारण सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 2019 से पूछा गया क्वेश्चन। इसमें देश दिया गया है, राजधानी दी गई, उसको आपको मिलान करना है। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये देखेंगे तो मिडिल ईस्ट एशिया की बात करें तो या इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जहाँ तक बात करें उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी आप देखेंगे तो ताशकंद मिल जाएगी, ठीक है। वैसे किर्गिस्तान की बिश्केक और तजाकिस्तान के दुशांबे और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, ठीक है, अजरबैजान की बाकू। लेकिन इसमें क्या पूछा है, तो उज्बेकिस्तान की ताशकंद, तजाकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और प्लेसेस जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कैस्पियन सी न्यूज़ में रहता है। कैस्पियन सी क्यों न्यूज़ में रहता है? अजरबैजान और अर्मेनिया के कारण ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं दोस्तों, ये जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वार के कारण अक्सर न्यूज़ में रहती हैं। जैसे आप देखेंगे तो अभी यूक्रेन वार चल रहा है, ब्लैक सी न्यूज़ में है, ठीक है, और मेडिटेरियन सी न्यूज़ में है, रशिया के साथ सॉरी इसराइल के साथ वार चल रहा है, तो इस वजह से न्यूज़ में रहता है। जैसे आपसे पूछा कैस्पियन सी से लगे हुए देश के नाम बताइए, तो कजाकिस्तान लगा है, तुर्कमेनिस्तान लगा है, ठीक है, ईरान लगा है और इराक नहीं लगा, इसको ध्यान रखिएगा। अजरबैजान लगा है, ठीक है, आर्मेनिया नहीं लगा है और इधर रशिया लगा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब बात करें तो ये जो आर्मेनिया और अजरबैजान है इसका एक क्षेत्र है नागोर्नो कोराबाख। नागोर्नो कोराबाख आपको ध्यान रखना है। ये जो है आप देखेंगे तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच डिस्प्यूटेड एरिया है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ब्लैक सी न्यूज़ में है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे यहाँ पर सी ऑफ अजोव आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर रशिया इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें क्रीमिया पेनिनसुला है, क्रीमिया पेनिनसुला और यूक्रेन के बीच आप देखेंगे कर्च स्ट्रेट है, जो कर्च ब्रिज था अभी आप देखेंगे ब्लास्ट के द्वारा वो उससे उड़ा दिया गया, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और टर्की की राजधानी आप देखेंगे तो क्या है, अंकारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्लैक सी से सटे हुए कौन कौन से देश हैं, जैसे आप ध्यान, ब्लैक सी से कौन सटे हुए, रोमानिया हो गया, ठीक है, यूक्रेन हो गया, ठीक है, इधर रशिया आ जाएगा, इधर टर्की आ जाएगा, बुल्गारिया, ध्यान रखिएगा ग्रीस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब इसमें और कुछ प्लेसेस आपको ध्यान रखने हैं, जैसे आपको अर्मेनिया आपको पता चल, क्रीमिया पेनिनसुला आपको पता चल गया, क्रीमिया जो रशिया का भाग है, ठीक है, इसे 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था, ठीक है। खेरसॉन, खेरसॉन कई बार न्यूज में रहता है, खेरसॉन देखेंगे तो ये यूक्रेन में है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो इसमें और क्या ध्यान रखना है, डोस्टेक रेंजन, ये भी आप देखेंगे तो कहाँ मिल जाएगा, ये भी आपको यूक्रेन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे इस बार जो एग्जाम में RARM क्वेश्चन पूछा था, इसमें गाजा स्ट्रिप से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, गाजा स्ट्रिप से पूछा था। तो गाजा स्ट्रिप जो है, जैसे पूछा था इजिप्ट से लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये करंट में न्यूज में है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है मेडिटेरियन सी से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, और गाजा स्ट्रिप की लोकेशन, वेस्ट बैंक की लोकेशन, इसको आपको ध्यान रखनी है। इसमें पूछेगा मेडिटेरियन सी से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो सीरिया, ठीक है, और इधर देखेंगे तो जॉर्डन नहीं लगा हुआ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इधर देखेंगे तो क्या कहते हैं, इजिप्ट हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा आदिवासी दिया गया है, स्थान दिया गया है, पिग्मी, अंगामी, एनु, खिरगिज। तो आपको इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अभी मैंने बताया था कि खिरगिज टाइप, जब हम स्टेपी पढ़ा रहे थे, स्टेपी टाइप क्लाइमेट पढ़ा रहे थे, उसमें बताया खिरगिज, खिरगिज टाइप देखेंगे तो स्टेपी टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, ये किर्गिस्तान में पाया जाता है, सूडान में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जैसे बद्दू सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं, पिग्मी कांगो बेसिन पाए जाते, बुशमैन देखेंगे तो कालाहारी और में डेजर्ट के पास आसपास पाई जाती है, जुलू देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, मसाई देखेंगे तो आप देखेंगे पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है, और ओरोमो इथोपिया, नूबा आप देखेंगे सूडान के पास पाई जाती है। ऐसे ही बंतू जनजाति ये देखेंगे पूर्व मध्य दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। किवू कावा जनजाति केन्या पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। लुओ ये कहाँ पाई जाती है, ये बगाड़ा में लुओ और बगाड़ा में पाई जाती है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिलेगी। तो ऐसे ट्राइब को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें किर्गिस्तान में ये देखेंगे किर्गिज जनजाति हो गई, ठीक है। जापान में देखेंगे तो जापान में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, जापान में एनू ट्राइब पाई जाती है। ऐसे भारत में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी जनजाति दी गई है, इसको आपको ध्यान रखना। जैसे आगमी, आगमी ट्राइब आप देखेंगे कहाँ पर, नागालैंड पाई जाती है, ठीक है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड, जनसंख्या के आकार के मामले में भील के बाद जो है दूसरे स्थान पर है। और भारत में कुल एसटी पॉपुलेशन पूछा जाए तो एसटी पॉपुलेशन कितना है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो, सॉरी, भारत की जनसंख्या का एसटी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में कितना है, 0.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में कोई भी एसटी पॉपुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अभी मैंने जो है चर्चा की, जैसे अफ्रीका की चर्चा की, यहाँ पर देखेंगे तो विक्टोरिया लेक है, ठीक है। विक्टोरिया लेक से देखिए RAR में क्वेश्चन पूछा गया था, विक्टोरिया वाटरफॉल से, ठीक है। विक्टोरिया वाटरफॉल के बारे में बताना है। यह जाम्बिया और मोजम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, क्या जाम्बेजी नदी पर स्थित है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। तो ये भी आप देखेंगे विक्टोरिया वाटरफॉल जो है न्यूज़ में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो विक्टोरिया वाटरफॉल की लोकेशन आप देखेंगे यहाँ पर, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, ठीक है, ठीक है, मोजम्बिक की सीमा पर नहीं है, ठीक है। और यहीं पर देखेंगे तो ये जाम्बेजी रिवर पर आपको करीबा डैम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन केवल केवल 2 सही है, ठीक है। अब विक्टोरिया वाटरफॉल की बात कर रहे हैं तो विक्टोरिया लेक की बात कर ले। विक्टोरिया लेक भी बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है पोल्यूशन के कारण, ठीक है। तो विक्टोरिया लेक की बात करें, यहाँ से देखेंगे विक्टोरिया नाइल रिवर निकलती है। तो विक्टोरिया लेक से देखेंगे तो केन्या रिवर, केन्या लगा हुआ है, ठीक है, तंजानिया लगा हुआ है, ठीक है, इधर आएंगे युगांडा लगा हुआ है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी राजधानी से क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी देखेंगे तो फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ था RAR, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर राजधानी शहर दिया गया है, उनके देश दिए गए हैं, कंपाला, किगाली, किंशासा, खार्तूम। यहाँ पर रवांडा, युगांडा, सूडान, कांगो डेमोक्रेट रिपब्लिक की बात किया गया। तो ये RAR में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे डोमिनिकन रिपब्लिक की जहाँ तक बात करें, इसकी राजधानी क्या है, किंशासा है, ठीक है। सूडान की राजधानी आप देखेंगे, सूडान की राजधानी क्या है, सूडान की राजधानी आप देखेंगे खार्तूम हो जाएगा, ठीक है।
यानी आप देखेंगे सी का 4, ठीक है, डी का 3, तो इसमें इसमें बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कंपाला, कंपाला किसकी राजधानी है, और किगाली। कंपाला आपको मिल जाएगा युगांडा की राजधानी, ठीक है। किगाली आपको मिल जाएगा रवांडा की राजधानी। तो इस प्रकार ए का 2, बी का 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूज़ में था, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में कुछ न्यूज़ में था, क्योंकि आप देखेंगे वहाँ पर एक नेशनल पार्क है, तो ये कांगो बेसिन से क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर एक नेशनल पार्क है जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण गोरिल्ला अभयारण्य है, ठीक है, जिसे कहते हैं विरुंगा नेशनल पार्क। तो वहाँ पर बहुत सारे गोरिल्ला का जो है मार दिया गया था, इसलिए यूनेस्को की वजह से ये न्यूज़ में था, ठीक है, विरुंगा नेशनल पार्क की वजह से, इसलिए 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन यूपीएससी में। ऐसे पूछे कौन सा कांगो बेसिन का हिस्सा है, कैमरून, नाइजीरिया, सूडान, साउथ सूडान, युगांडा। तो आप देखेंगे ये है पूरा जो है कांगो बेसिन, कांगो नदी है, तो इसका जो आप देखेंगे तो इसका बेसिन का हिस्सा कैमरून है। सेंट्रल रिपब्लिक का अफ्रीकन की बात करें तो इसमें आप देखेंगे तो डोमिनिकन रिपब्लिक हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ गैबोन हो जाएगा। कांगो की बात करें इक्वेटोरियल गुना हो जाएगा, सेंट्रल अफ्रीकन हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या अप्लाइड क्वेश्चन है क्या नहीं है, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसके पीडीएफ हमारे आपको टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पेज में मिलेगा, ठीक है। तो हमने कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको क्लासेस ना समझ में आई हो फिर से देख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आई होगी। इस पे बहुत मेहनत की गई है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।